साथियों नमस्कार। आज फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को लेकर जो पेशे से तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे, लेकिन उनका जो रुझान है वो बहुत सारे क्षेत्रों में है और उन्होंने अपने शौक को जिंदा रखा है। प्रकृति के प्रति उनका विशेष प्रेम है। हम में से कई लोग अपनी कलाएं, अपनी परंपराएं, उनको सहेजने के प्रति शायद उतने जागरूक न हों जितने आज के हमारे मेहमान हैं। आज जुड़े हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आज के अतिथि में। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, हम जो बात शुरू करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो भारत देश है वो बड़ा ही विशिष्ट देश है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भारत जैसे देश में जन्म मिला है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहाँ की कला परंपरा अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ चित्रकला में धार्मिक, सांस्कृतिक और लोक जीवन के रंग बड़ी गहराई से झलकते हैं और ये परंपराएं हमें गाए बगाए अपने इर्द गिर्द कहीं भी देखने को मिल जाती हैं। आज जितेंद्र जी से हम जो बातचीत करेंगे वो एक ऐसे ही धरोहर पर करेंगे जो हमारी प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकला है गुफाओं में, उस पर। तो जितेंद्र जी, ये हमारे आसपास अगर मैं कहूं तो ये गुफा चित्र कहाँ किन किन एरियाज में देखने को मिल जाएंगे? आगरा के आसपास मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में एक रॉक पेंटिंग है लिखी छाछ के नाम से, जो कि पहाड़गंज गांव में पहाड़ और जंगलों में बनी हुई है, जिसके जाने का रास्ता दुरूह है। वहां के लोकल लोगों की मदद से जंगल में करीब 5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग जो सूखा हुआ झरना है उस झरने से नीचे उतरते हैं। करीब 50 मीटर नीचे उतरने के बाद एक छोटी सी नदी पड़ती है। उस नदी के साथ में करीब 100 मीटर का रॉक शेल्टर है और यहाँ पर शिकार के दृश्य बने हुए हैं। शेर है, हिरन है, बारहसिंगा है, जंगली सुअर है, कुछ डांसिंग मुद्राएं भी बनी हुई है, कुछ बुलक कार्ड्स बनी हुई है। तो और इनके चूंकि ये बहुत ही दुरूह स्थल है, वहां हर आदमी नहीं पहुंच सकता है, इसलिए ये इनके रंग आज भी ऐसा लगता है कि ये आज ही बनाए हुए हैं। अमिट रंग है जिनको मिटाया नहीं जा सकता। 7000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स जिनके कलर उस टाइम बने, आज हम जो भी कलर यूज करते हैं साल भर बाद वो उड़ जाया करता है। और वो उन्होंने जो भी हर्ब्स यूज किए, जो भी उन्होंने कंपोजिशन बनाया, तो वो इतना अमिट कंपोजिशन था कि आज भी वो वैसे के वैसे ही नजर आता है। जी, तो वो बहुत ही सुंदर है लिखी छाछ में रॉक पेंटिंग्स। साथ साथ आगरा के पास में मध्य प्रदेश में ही एक जगह है बिनकी टोला, जो कि तहसील नरसिंहपुर, जिला सागर में है। वहां पर नदी है शक्कर नदी। शक्कर नदी वहां पर घूमती है, एक गोल मूव करती है और बीच में टापू है। उस टापू तक जाने में नदी में भी जो है कमर तक पानी होता है। बहुत दुरूह जगह है, बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा जाता है। 5-6 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक है। हम लोग मुश्किल से पानी में भीगते हुए गए, जो है नदी में कमर तक पानी में से होके निकले। और वहां भी नीचे ऊपर डाउन में ये रॉक पेंटिंग्स हैं। चित्रण लगभग वही शिकार, हिरन, बारहसिंगा, जंगली सुअर, शिकार के दृश्य, मानव के डांसिंग पोज, इस तरह जो का विभिन्न मुद्राएं हैं अपनी उस वक्त जो रही होंगी, जिन मुद्राओं में व्यक्ति अपने आप को सहज और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए महसूस करता होगा, वो उनका चित्रण शायद उन्होंने उसमें करने का प्रयास किया होगा। हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट है राजस्थान, इसमें भी कुछ एरियाज हैं जहां पर ऐसे गुफा चित्र देखने को मिलते हैं। राजस्थान में कोटा में और बूंदी में गुफा चित्र मिले हैं और वो भी बहुत सुंदर हैं और बहुत ही
ध्रुव स्थल पर है, वो भी जंगल के बीच में है। और वहां पर भी जो चित्रण है मिला है वो बारहसिंगा, जंगली सुअर, कुछ शेर भी वहां पर चित्रित है और शिकार के दृश्य हैं और डांस के पोजीशन है। इसके साथ साथ हमें आगरा से जुड़ा हुआ चंदेरी जगह है, वहां पर उर्वशी रिवर है, बहुत सुंदर और शांत रिवर है। वहां पर उसकी बेड साइड में रॉक पेंटिंग्स मिली हैं और वहां पर कई जगह पर है। ऐसा नहीं है कि उर्वशी रिवर में एक ही पॉइंट है, वहां करीब हम लोगों ने 7 पॉइंट देखे जहां पर वो रॉक पेंटिंग्स बनी है। थोड़ा सा जंगल है, 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और आदि मानव ने जहां जंगल में उसने शांति महसूस की, जहां उसने अच्छा महसूस किया, वहीं पर इनका चित्रण किया है। साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा कि फतेहपुर सीकरी में जो रानी का खटोला है, दुर्गम स्थल है और वहां जाने के लिए पहाड़ पर ट्रैक करना पड़ता है और फिर उस पहाड़ में से नीचे उतरते हुए, ट्रैक करते हुए, और लगभग लेट के हमें उस गुफा में प्रवेश करना होता है। बहुत ही मुश्किल है वहां पहुंचना, लेकिन वहां एक बार अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमें जो शांति महसूस होती है, ऐसा लगता है कि सारा शून्य नल पॉइंट्स वहां पर अवेलेबल हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं वहां कट रही हैं और इतना ज्यादा मेडिटेशन के लिए हमें अच्छा लगता है, बहुत बेहतर शांति महसूस होती है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये लेट के ही बनाई गई हैं? कुछ पेंटिंग्स चूंकि वहां पर जगह नहीं थी कि खड़े होने की, तो ऐसा माना जाता है कि वो लेट के ही बनाई गई होंगी। और लेट के ही किस तरह से, कितना मुश्किल से उन्होंने ये कलर से बनाई गई होंगी, चित्रण किया होगा। ये बहुत ही टफ काम उस वक्त किया गया है। आज तो बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, कंप्यूटर पे पेंटिंग बनती है, कलर बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन उस टाइम पर जहां की रंग ही नहीं थे और उन्होंने उन बदरंग गुफाओं को रंगीन बना दिया, जीवन का चित्रण किया है उन बदरंग गुफाओं में, उनको रंग दिया। और वो रंग भी ऐसे रंग कि वो अमिट है, आज भी अमिट है और सजीव लगते हैं। 10,000 साल पुराने एकदम से सजीव लगते हैं। तो मैं चाहूंगा कि श्रोताओं को कि वो जरूर इन जगह पर जाएं और ये आदिकाल में बनाए गए मानव के हमारे वो चित्र हैं जिन्हें हमें देखना ही चाहिए। चित्रकला की शुरुआत बड़ी पुरानी है और यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इलाकों में ऐसे चित्र, शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स जिनको हम बोलते हैं, वो मिल जाती हैं। चाहे वो सोनभद्र हो, बांदा हो, मिर्जापुर हो। हमारे इलाके के अगर आसपास कहें तो फतेहपुर सीकरी में वो देखने को मिलती हैं। जितेंद्र जी, आगरा हम सब जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध इमारत है हमारे यहाँ ताजमहल, और ताज नगरी के नाम से जो आगरा की पहचान है। तो यहाँ का जो श्वेत संगमरमर से बना ताजमहल है, सिर्फ उसी कलाकारी के लिए नहीं जाना जाता। ये धरती हजारों साल से रंगीन गुफाओं की भी साक्षी रही है। तो हमें उस प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के बारे में थोड़ा बताएं जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं। श्रोताओं, मैं बताना चाहूंगा कि आगरा से करीब 45 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के पास में कुछ गांव हैं जिनमें ये मध्य पाषाण युग के चित्र बने हुए हैं। और ये गुफाएं रसूलपुर, मंदसौर, पतसाल आदि गांव हैं जी, जिनमें ये चित्र बने हुए हैं। और इतना समय होने के बाद करीब ईसा से 7,000 साल पूर्व के ये चित्र बताए जाते हैं। ईसा से 7,000 साल पहले? जी। और उन चित्रों में मानव का चित्रण है, कुछ जानवरों के चित्रण हैं, कहीं पर हिरन है, कहीं पर चिड़ियां हैं, कहीं पर जंगली सुअर का भी वर्णन है, कुछ शिकार के भी दृश्य उसमें हैं, और कहीं पर हाथी बने हुए हैं, कहीं पर बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी। अगर मैं कहूं जितेंद्र जी, ये रॉक पेंटिंग्स
तो ये रॉक पेंटिंग्स क्यों कही जाती हैं, क्या होती हैं रॉक पेंटिंग्स, अगर हमारे श्रोता समझना चाहें? देखिए, रॉक पेंटिंग हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये बलुआ पत्थर का जो पहाड़ है उस पर बनी हुई है, रॉक्स पर बनी हुई है, और ये गुफाओं में बनी हुई है। सामान्यतः पहाड़ों पर नहीं बनी हुई है। ये वो शेल्टर्स हैं जहां पर मनुष्य को जब भी वो थका मांदा वहां पर गया तो उसको आराम मिला और वो उसको बहुत शांति महसूस हुई। और आप जानते हैं कोई भी कलाकार तभी काम करता है जबकि वो बहुत ही शांत महसूस करता है और उसको अच्छा लगता है। हम सब ये जानते हैं कि आदि मानव जो था वो जंगलों में शिकार करने जाया करता था। उस वक्त तो शायद इस तरह की कोई आजीविका के साधन भी नहीं होंगे। जी जी, सर्वाइवल है, उसी के लिए शायद वो शिकार करने के लिए जाते होंगे। तो जाहिर सी बात है, निकल गए अगर दूर तो उनको आराम करने की भी जरूरत पड़ती होगी। तो ऐसी कुछ जगहें उन्होंने प्रकृति में तलाशी होंगी जहां पे वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस कर पाए। जी, फतेहपुर सीकरी के पास में एक बहुत बड़ी झील थी जिसके साथ में जो पहाड़ हैं हमारे, जैसे कि रसूलपुर गांव है, उस रसूलपुर गांव में ऊपर एक चोटी पर एक चील की शेप दिखाई देती है, चील की चोंच जैसी शेप दिखाई देती है पहाड़ के ऊपर जो चोटी है जी। और उस चील के चोंच के नीचे जो पहाड़ है वहां जो गुफा है वहां पर चित्रण किया गया है। मतलब जमीन से करीब 50 से 100 मीटर ऊपर है ये, जो कि बहुत टफ है, थोड़ा सा चढ़ के चढ़ाई है। और वहां जाके जो है वो चित्रण है जिसमें कुछ हिरन है, कुछ जंगली सुअर बने हुए हैं, एक पिंजरा भी बना हुआ है यहाँ पर रसूलपुर गांव में जिसमें तोता प्रदर्शित होता है, कुछ चक्र बने हुए हैं। तो वहां आदमी ने बहुत ही, उस पूर्वज जो हमारे थे उन्होंने बहुत शांति महसूस की और उन्होंने इसको बनाने के लिए भी नेचुरल कलर्स को यूज किया। जैसे कि लाल रंग है, उसको बनाने के लिए उन्होंने जो लोहे के टुकड़े हैं और इसका गन्ने का शीरा है, इस तरह की चीजों को गला के उसको बड़े हार्ड कलर बनाए। और वो आज तक कलर जो है मिटे नहीं है, अमिट हैं। 7000 साल और 9000 साल पुराना अमिट कलर कहेंगे उसको। जी जी। इसी तरह से सफेद जो रंग है वो चूने के पत्थर से बनाया गया और जो गेरुआ कलर है उसको हमने गेरू पत्थर से बनाया गया है। तो ये प्राकृतिक चट्टानों में, जैसा आपने बताया कि ये गुफाएं बनी हुई हैं, तो उस वक्त अगर आज के संदर्भों में आपने जैसे कहा कि वो करीब करीब 50-100 मीटर ऊपर जाके आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है उन गुफाओं को, तो उस वक्त आपने कहा मध्य पाषाण युग की ये चित्र हैं। तो जो हमारे पूर्वज हैं, जो भी रहे होंगे उस काल में, उन्होंने इन जगहों को कैसे एक्सप्लोर किया होगा, कैसे वो लोग यहाँ पहुंचे होंगे? देखिए, आदिमानव मूलतः शिकारी रहा। वो जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते जब थक गया कहीं, तो वो हमेशा उसके अंदर एक भूख थी कुछ नया जानने की, कुछ नई जगह ढूंढने की जहां की उसको शांति मिले। तो इन्हीं खोज में वो जो है इन पहाड़ों पर चढ़ा और वहां उसे लगा कि यहाँ ये बड़ी शांति है। वहां पर जो हमारे आदिमानव में जो कलाकार थे उन्होंने सोचा कि चलो कुछ चित्रण करते हैं। और क्या सोच के किया ये तो उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक संस्कृति हमें दे दी जो कि वो आज धरोहर के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। हम जो भी करते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, उसमें हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन जो है वो आजकल तो लिख के करते हैं, बोल के करते हैं, गा कर करते हैं, नाच कर करते हैं। उस वक्त शायद उनको वही एक विधा समझ में आई होगी जहां पर उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने सामने के पत्थर पे ही उकेरने का प्रयास किया होगा। तो ये जो चित्रकारी की गई है, पहाड़ों को काटकर खोदकर कैसे की गई है? देखिए, इसमें पहाड़ों को खोदने का कार्य नहीं किया है, ये कार्विंग नहीं है। ये सिर्फ जो पेंट कलर से पेंट बनाया उन्होंने, उस पेंट से बनाया गया है। और उसके लिए जो बांस की कलम होती हैं, पहले चलती थी, बच्चे लोग लिखा करते थे, उन कलमों का इस्तेमाल किया गया है और उससे चित्रण किया गया है। मतलब जो दीवार है पहाड़ की, पत्थर की, तो उनके ऊपर
कलर किए गए हैं या उनमें कार्विंग की गई है? नहीं, ये कलर किया गया है। अच्छा, कार्विंग नहीं है। कार्विंग तो जब हम खोद के किसी को करते हैं जी, वो है, तो वो नहीं किया गया है। तो ये कलर उस वक्त कैसे बनाए गए होंगे? इस कलर्स के लिए उन्होंने जो है, जो भी साधन उनके पास अवेलेबल थे, जो भी मटेरियल अवेलेबल था, उसी का इस्तेमाल किया है। जैसे कि लोहे के टुकड़े और गन्ने का शीरा, इनको मिलाने से कहीं काला कलर बना, और गेरुआ पत्थर से भी गेरुआ रंग बना, और चूना पत्थर को इस्तेमाल करके उन्होंने व्हाइट कलर, उसके अंदर कुछ और भी चीजें मिलाई होंगी, तब जाके वो हार्ड कलर ये बने। जो कलर्स हैं वो आज भी आपको देखने को मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी उनके पास तकनीक अवश्य रही होगी जहां पर उन्होंने उसको यूज किया होगा और इस तरह के कलर प्रोड्यूस किए, वो आज तक हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेचुरल हर्ब्स भी उसमें मिलाई गई होंगी, वो शोध का विषय है कि वो क्या बनाया गया होगा। तो ये जो आपने कहा कि गुफा चित्र हैं, तो ये मेनली अगर देखें तो किन किन एरियाज में हैं और कौन कौन से वो हैं जहां पर हम जाकर उनको क्या हम देख भी सकते हैं? जी हाँ, इसको हम लोग देख सकते हैं। 4 गांव हैं, मदनपुरा, पतसाल, रसूलपुर और बंदरौली, ये गांव हैं। इनमें इसको देखा जा सकता है। और इसके लिए मैं जो श्रोता इनको देखना चाहेंगे उनको मैं बताऊंगा कि वो अकेले वहां ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही टफ जगह है, जहां की पहाड़ों में ऊपर चढ़ के फिर नीचे गुफाओं में जाना होता है। तो किसी जानकार आदमी को साथ लेके जाए, वहां के गांव वालों को, या स्थानीय जो लोग हैं जो मार्गदर्शन कर सकें, हाँ, उनकी मदद आपको लेनी जरूरी है। जी जी, बिल्कुल जरूरी है। और इसमें अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। जी, तो ये जो स्थल हैं उनके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, हमारे श्रोता जानना चाहें, तो कौन कौन से वो स्थल हैं जहां पर लोग जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं उन रॉक पेंटिंग्स को, रॉक शेल्टर्स को? देखिए, उत्तर प्रदेश के आसपास जो रॉक शेल्टर्स हैं वो मिर्जापुर में है, बांदा में है, झांसी में है, और इधर आगरा के पास में मुरैना में पहाड़ों के बीच जंगल में ये बने हुए हैं। कोटा में और बूंदी में, जो कि ये जगह आगरा के आसपास हैं, इनमें बने हैं। साउथ में तो आपको बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगी, लेकिन आसपास जो आगरा के पड़ेंगे जगहें वो आपने जो बताई। तो ये जो फतेहपुर सीकरी की आपने कहा कि जो रसूलपुर और मदनपुरा, तो इनमें कौन कौन से वो प्रसिद्ध जगह हैं और उनकी खास खूबियां क्या हैं, वो भी हमें जरा बताएं। मदनपुरा का जो रॉक शेल्टर है, उसमें जो रानी का खटोला है, वो आगरा में जितनी रॉक पेंटिंग्स हैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा अच्छी पेंटिंग्स वहां बनी हुई हैं। वहां पहाड़ पर ऊपर चढ़ना होता है, करीब 70 मीटर के आसपास, और वहां से फिर उसमें डाउन होके फिर लेट के उस शेल्टर में जाना होता है। रानी का खटोला थोड़ा सा टफ है वहां जाना जी, लेकिन अंदर जब आप पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो है स्वर्ग तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्वर्ग के नजदीक पहुंच गए हैं, और एकदम से वो शांति का अनुभव होता है कि पूछे नहीं। बहुत ही आध्यात्मिक रूप से आपको बड़ा सुकून वाली जगह है जी। और साथ में वहां क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, और वहां पर इसके अलावा भी 2-3 शेल्टर और हैं मदनपुरा में। इसके अलावा एक गांव है पतसाल, उसमें नाई की गुफा मशहूर है, जिसमें कि कुछ बुलक कार्ड्स बनी हुई हैं जी। अच्छा, ये जो आप नाम बता रहे हैं, आपने कहा कि रानी का खटोला, नाई की गुफा, ये नाम कुछ ऐसे हैं जो एक बरबसी ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इन नामकरण के पीछे अगर कुछ तथ्य हों या कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहें। देखिए, ये नाम तो लोकल जो वहां के आसपास के गांव वालों ने ही रखे हुए हैं, और नाई की गुफा में जो ब्लक कार्ड्स हैं वो स्केचेस में है, तो उनको लगा कि ये जो है कंघी है, कंघी बनी हुई है बाल करने की जी। तो उसको उन्होंने कहा कि ये नाई की गुफा है। और वो जो रानी का खटोला है
उसमें ऐसा लगा उन्हें कि यहाँ तो लेट के बस रानी ही लेटती होगी और खटोला जैसा महसूस हुआ उन्हें, तो इसलिए उसका नाम जो है रानी का खटोला रखा है। बड़ा ही मतलब जैसे आपने पहले भी बताया कि वहाँ बिल्कुल सुकून मिलता है, तो ऐसी जगह बिल्कुल राजे महाराजाओं के आराम करने की रही होगी उस वक्त, और रानियां शायद आराम करती होंगी, इसलिए उसका नाम रानी का खटोला कर दिया। जी। ये दो हो गई, रानी का खटोला और नाई की गुफा। और भी कोई जगह है? रसूलपुर में चील की गुफा है, जो कि उसमें पहाड़ का ऊपर से जो चोटी है उसकी शेप चील की जैसी है, तो इसलिए उसे चील की गुफा कहा जाता है। और उसमें भी काफी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, करीब 60 मीटर के आसपास। इसके अलावा वहां कुछ पीछे खनन हो रहा था तो कुछ पहाड़ काटा गया है, तो बहुत ही लाल सुंदर पत्थर वहां निकल के आया है। तो अपने आप में वो जगह बहुत फोटोजेनिक है रसूलपुर वाली। रसूलपुर में मतलब अगर हम डिटेल में जाना चाहें तो कितने करीब करीब वहां पर चित्र आपको देखने को मिल सकते हैं? रसूलपुर के रॉक शेल्टर्स में लगभग 12 जगह पर ये रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं, जिनमें कि कुछ हथियारों के, कुछ नृत्य के, कुछ पशु समूहों के, कुछ नीलगाय के और तोता पिंजड़े का भी उसमें चित्रण है। इसी तरह से जाजोली में 8 स्थानों पर ये रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं। पतसाल में 4 स्थानों पर ये पाई गई हैं जी, और मदनपुरम में ये 3 स्थानों पर पाई गई हैं। ये जो ऐसे इलाके होते हैं बहुत खास तौर पे अगर हम राजस्थान जो एडजॉइनिंग हमारा स्टेट है वहां पर भी बहुत खनन होता है पत्थरों का, तो ऐसी जगहों पर जो है खनन के चलते भी शायद इनका स्वरूप है कहीं न कहीं विकृत हुआ होगा, या जो उन्होंने प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं रही होंगी उनके स्वरूप में परिवर्तन आया होगा। देखिए, कुछ स्थानों पर खत्म हो गए हैं, जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो टूट गई हैं या उसका नष्ट हो गई हैं। साथ में कुछ ग्रामीण लोगों ने उस पर अपने नाम लिख दिए हैं। कहीं पर जो है बकरियां वहां पर जो है उस शेल्टर में रहती हैं, तो उसका प्रभाव पड़ा है और वो रंग हल्के हुए हैं जी। नाई की गुफा जो है उसमें रंग हल्के हुए हैं। और रानी का खटोला आज भी चूंकि वो ध्रुव जगह है तो वहां जाने में तकलीफ होती है, तो वो रॉक कलर्स जो है वो अमिट बने हुए हैं। तो ये तो आपने जो बताए रसूलपुर, और जो आपने 5 साल की बात की थी वहां पर कौन कौन से ऐसे दृश्य हैं? 5 साल में एक रॉक शेल्टर है जिसको सीता की रसोई कहते हैं, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसका नाम क्यों सीता की रसोई पड़ा जी। उसमें कोई भी ना कहीं सीता है ना रसोई है, रसोई जैसा कहीं कोई चित्रण है। और वहां पर जो है हिरन और जंगली सुअर, बारहसिंगा, कुछ शिकार के दृश्य हैं जो आदि मानव एक दूसरे के साथ शिकार करते हुए, एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते हुए भाले से, तीर से, वो वहां पर चित्रण है। तो ये भी जो चित्रण जो आप बता रहे हैं ये भी कलर से ही बनाए गए? जी हाँ, इसमें यही 3 कलर इस्तेमाल किए गए हैं, काला, लाल और सफेद। जी। अगर हम शैली की बात करें, ये जो चित्र शैली है तो वो चित्र शैली को हम क्या कहते हैं और किस किस्म की है? इन चित्रों की शैली बहुत सरल है, परंतु उनकी रचनात्मकता अत्यंत प्रभावशाली है, जो ये बताती है कि उस समय भी मनुष्य में सौंदर्य और अभिव्यक्ति की गहरी समझ थी। उस वक्त सोच के देखिए कि जब मनुष्य को कपड़े भी नसीब नहीं थे 10,000 साल पहले, और उस वक्त अपनी भावनाओं का इस तरह से व्यक्त करना और उसको एक कला के माध्यम से पत्थर पर उकेर देना, पत्थर पर अपने रंगों के द्वारा उसको प्रदर्शित कर देना, अपने आप में वाकई अद्भुत है। इन गुफा चित्रों की, जैसे कि आपने बताया कि बहुत हद तक वहां खनन भी हुआ है और समय की मार भी पड़ी है, तो इनकी जो स्थिति है वो वाकई चिंताजनक है। लेकिन इन कलाओं को सहेजने की आवश्यकता को आप किस तरह से महसूस करते हैं, और जो प्रयास हैं इस दिशा में सरकारी स्तर पर हों या स्थानीय स्तर पर हों, उनके बारे में आपका क्या नजरिया है?
इनका क्षरण हो रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने वहां पत्थर काटे हैं जिनसे कि इनका नुकसान हुआ है, और इनका सहेजना का कार्य अवश्य ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वो इतिहास है जो हमारे 10,000 साल पुराने पूर्वजों ने दिया है। तो एक तरह से हमारे ये वो मंदिर हैं जो कि सच है, और ये चित्रण ही नहीं है, ये हमारे भगवान जैसे हैं। इनको स्थानीय लोगों को हम लोग जब भी जाते हैं उन्हें बताते हैं कि ये हमारे भगवान है, ये भगवान है, इनका हमें सहेजना है, इनको संवार के रखना है, और इसके लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। एएसआई द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है, और जैसे कि भोपाल में भीमबेटका का इन्होंने संरक्षित किया है जी, तो वो बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। हम चाहेंगे कि आगरा की रॉक पेंटिंग्स का भी सहेजने का कार्य सरकार को करना चाहिए। कुछ एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, रिपोर्ट बताती है कि 70% एरिया जो है यहाँ पर गुफा चित्रों का, वो सरकार की उपेक्षा कह लें या खनन कह लें या आप कुछ भी उसको नाम दें, तो उसके कारण से नष्ट हो चुका है। तो सरकार के प्रयास तो अपनी जगह हैं। आपने कहा कि एएसआई को भी प्रयास करने चाहिए, और जाहिर तौर पर वो शायद इसकी तरफ कुछ ठोस काम कर भी रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो संरक्षण है, मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर अगर किया जाए तो वो ज्यादा प्रभावी हो सकता है। तो स्थानीय लोगों की आमदनी या पर्यटन की जो संभावना है, उसको देखते हुए स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक किए जाने की आप कितनी जरूरत महसूस करते हैं? स्थानीय स्तर पर इस पर काम किया जा सकता है, और स्थानीय लोग जो है वो इंटरेस्टेड है इस पर काम करने के लिए। एमपी में ग्राम वन समिति बनाई गई है जो सागर में रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं जी। तो वहां पर उनको सूचना देने से वो लोग जो है किसी न किसी को साथ में भेजते हैं। इसी तरह से हर गांव में एक वन समिति बना दी जाए रॉक पेंटिंग के लिए, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले, और जो भी वहां पर टूरिस्ट जाएं उनको भी सही जानकारी पता लगे और सही जगह पर हो, उनका भी कहीं कोई नुकसान ना हो। वहां जाने पर, अकेले जाने पर जो है कभी कभी कुछ घटनाएं होती हैं, वैसे ऐसा पाया नहीं गया है कि इन रॉक पेंटिंग्स में। क्योंकि सेक्लूडेड प्लेस हैं, ऐसे एकांत जगहों पर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये एक आपने जो आज हमारे श्रोताओं को दृश्य दिखाया गुफा चित्रों का, वो भी प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं उनका, और जाते जाते हमारे श्रोताओं को, हमारे स्थानीय जो लोग हैं वहां के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वहां जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि इनका संरक्षण हो, और इनका संरक्षण होगा तो टूरिस्ट भी वहां आएगा, जिससे कि उन लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके क्षेत्र का विकास होगा। तो हम भी चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी संरक्षण हो और वहां स्थानीय लोग को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि वहां टूरिज्म को बढ़ावा हो। आगरा न सिर्फ ताज के लिए जाना जाए बल्कि इन रॉक पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाए। आगरा का एक हिस्सा ही है जो अपने बहुत सारी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, और इन्हीं ऐतिहासिक नगरों के बीच में ये भी कला क्षेत्र एक संभावित पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है, अगर इसे सही नजरिए से विकसित किया जाए। तो यहाँ आगंतुक पर्यटक न केवल मुगल स्थापत्य की भव्यता को देख पाएंगे, बल्कि उससे भी कहीं अधिक प्राचीन काल की मानव कला का साक्षात्कार भी कर पाएंगे। इन गुफा चित्रों का नष्ट होना केवल कुछ पत्थरों का टूटना भर नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष पुरानी उस मानव सभ्यता की स्मृतियों का खो जाना होगा। तो जाहिर सी बात है कि संरक्षण बड़ा जरूरी है। जो आगरा की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक पहचान आज हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद है, उसको मिटने से रोकने के लिए हमें इसको संरक्षित करना, ये न सिर्फ सरकार की, न सिर्फ एएसआई की, बल्कि हम सबकी सामूहिक एक जिम्मेदारी बनती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि कला केवल राजमहलों या मंदिरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जंगलों और चट्टानों में भी वो उतनी ही हमारे करीब थी। तो श्रोताओं, ताजमहल की नगरी आगरा केवल ताजमहल या संगमरमर की कलाकारी का ही प्रतीक न बन के रह जाए, हमारी हजारों वर्ष पुरानी रंगीन गुफाओं की कला की भी साक्षी बने। उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, संरक्षित रखना पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ी को ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक माध्यम है कि मनुष्य की जो सृजनात्मकता है
वो कितनी पुरानी है और कितनी व्यापक है स्वरूप उसका, ये ऐसी गुफाएं हमें उनके समक्ष वो एक दृष्टिकोण दर्शाती हैं। आज हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ जितेंद्र जी, आप आकर हमारे स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।